नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा के छात्र हम पूर्व ज्ञान में पाठ 4 कण कण का अधिकारी इस कविता के कवि यानी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमें अपने 10वीं कक्षा के पाठ 4 कण कण का अधिकारी अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पृष्ठ संख्या 19 निकालिए। हम पूर्व ज्ञान में उन्मुखीकरण के बारे में बता चुके हैं, यानी उन्मुखीकरण में गांधी जी के आश्रम के बारे में दिया गया है। यानी गांधी जी अपने आश्रम में क्या करते थे, यानी सूत काटते थे और धान में कंकर चुनते थे और चक्की पीसते थे। इस तरह गांधी जी अपने आश्रम में काम करते थे, यानी श्रम के बारे में उन्होंने श्रम को अपना पूजनीय शब्द मान लिया है। कौन बच्चों? महात्मा गांधी। कौन श्रम को अधिक स्थान दिया है? महात्मा गांधी ने श्रम को पूजनीय स्थान दिया है। इस तरह हम पूर्व ज्ञान में उन्मुखीकरण साबरमती आश्रम में यानी गांधी के बारे में 4 वाक्य जान चुके हैं और इसका उद्देश्य यहाँ एक पाठ में श्रम का क्या महत्व है, बच्चों में श्रम कैसा करना है, यानी श्रम करने से वह मेहनत करके पढ़ने से सफलता पाएंगे। इस आदत को उनमें लाने के लिए हमें यहाँ इस पाठ में कण कण का अधिकारी पाठ में हमें यह श्रम के बारे में बताया गया है। यानी चित्र विशेष, हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है, हर कविता की। यानी हमें अपने पाठ्य पुस्तक में जो भी कविता दी जाती है उस कविता में कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ विषय हम सीखना पड़ता है। उसे हमें कुछ ना कुछ संदेश या विषय सीखकर हम अपने जीवन में उसे सफलता पूर्वक अमल में लाना चाहिए। इस तरह हमें यहाँ कण कण का अधिकारी कविता दी गई है, उसके हमें उद्देश्य और उन्मुखीकरण जान चुके हैं। हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसकी विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणा पद, यहाँ 2 शब्द बताया गया है, ओजपूर्ण और प्रेरणा पद। ओजपूर्ण और प्रेरणा पद। इस 2 शब्द के बारे में यहाँ बताया है। ओजपूर्ण माने उत्तेजित। जब हम अपने भारत माता कविता के बारे में यानी भारत देश के बारे में, तिरंगा झंडे के बारे में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हम उत्तेजित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? उत्तेजित होते हैं। यानी जो भी विषय हमें पाठ्य पुस्तक में बताया गया है उसे हमें अमल करने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह यहाँ एक कविता ओजपूर्ण यानी उत्तेजित, बच्चों में उत्तेजित अवस्था लाने के लिए, और प्रेरणापद माने इंस्पायर। ये कविता हमें सुने बाद में या पढ़े बाद में हमारे में ऐसी प्रेरणा मिलेगी, हम भी श्रम करना चाहिए, हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम भी अच्छे नागरिक बनकर रहना चाहिए। इस तरह हमें प्रेरणा इस कविता से हमें मिलेगी। आइए तो हम रामधारी सिंह दिनकर यानी कवि परिचय के बारे में भी आपको पूर्व ज्ञान में 1-2 वाक्य बता चुके हैं हम, और फिर उसके बारे में और एक बार जानकारी देंगे। इस कविता कण कण का अधिकारी कविता के कवि कौन है माँ? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है माँ? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1908 में। इनका जन्म रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में। कहाँ पर हुआ है? बिहार के स्थान आकर इनका जन्म स्थान यानी किस स्थान में हुआ है? बिहार राज्य के राज्य माने स्टेट। बिहार राज्य के मुंगेर जिले के डिस्ट्रिक्ट
जिला, जिला आकर क्या है माँ, जिला आकर मुंगेर, मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में, गांव का नाम क्या है माँ, गांव का नाम यानी गांव, किस गांव में इनका जन्म हुआ है, सिमरिया, सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ है। साल आकर 1908, रामधारी सिंह दिनकर आकर उनका जन्म 1908 में यानी साल ईयर 1908 में, और स्थान आकर यानी स्टेट राज्य आकर बिहार राज्य के, और जिला आकर डिस्ट्रिक्ट यानी मुंगेर जिले के, गांव आकर सिमरिया में इनका जन्म हुआ है। निधन सन 1900, निधन 1974 में यानी 1974 में इनका निधन हुआ है। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें किस तरह बुलाया जाता है, राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि माने क्या है, नेशनल कवि, यानी इनकी कविता में हम भारत देश या श्रम या मेहनत करने वालों के बारे में और हमारे देश के बारे में इनके कविताएं रहती है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, रामधारी सिंह दिनकर को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, राष्ट्र कवि बोलकर कह सकते हैं। राष्ट्र कवि यानी నేషనల్ పోయిట్, అందరికీ సుపరిచితుడైనటువంటి కవి అమ్మ ఇతనే నేషనల్ అంటే సుపరిచితుడు అంటే ఇతను రాసినటువంటి రచనలు చాలా ఫేమస్, సో ఇతనికి మంచి పేరు ఉంది, సో ఇతను నేషనల్ పోయిట్ అంటే రాష్ట్ర కవి అని కూడా మనం ఇతన్ని పిలవచ్చు। చూడండి, మనం ఫస్ట్ కనకనకాధికారి అనేటువంటి పాఠంలో మనము ఉన్ముఖీకరణం అంటే గాంధీ గారి యొక్క ఆశ్రమం గురించి 4 వాక్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది। గాంధీ గారు శ్రమకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు। తర్వాత అసలు మనకి శ్రమ గురించి మనకి పాఠంలో ఇవ్వడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థులు కష్టపడి చదివినట్లయితే వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాల్సినటువంటి గోల్ ని వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు చేరగలుగుతారు। యానే ఫస్ట్ క్లాస్ సాధించటము, మంచి మార్క్స్ సాధించటము, మంచి నడవడిక సాధించటము, మంచి పిల్లలు అని వాళ్ళు పేరు తెచ్చుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ పాఠం ద్వారా మనకు చెప్పడం జరిగింది। సో కనకనకాధికారి కవిత के कवि कौन है माँ, रामधारी सिंह दिनकर। पेरेंटे रामधारी सिंह दिनकर किस कविता के कवि है, यानी कनकन अधिकारी। कनकन का अधिकारी, कण माने क्या है, रेणु, एक अणु, हर एक के बारे में बताने वाला। इस तरह कनकन का अधिकारी, इनका जन्म कब हुआ है, 1908 में। 1908 में स्थान आकर बिहार राज्य के, जिला आकर मुंगेर जिले में, और गांव आकर सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ है। और निधन 1974 में, 1974 में इनका निधन हुआ है। कुरुक्षेत्र कृति के लिए इन्हें देखिए आप अपने पाठ्य पुस्तक है, इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी आपकी रचना है उर्वशी, इस उर्वशी रचना के लिए यानी आप जो भी रचनाएं लिखी है वह उर्वशी रचना के लिए इन्हें उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्या पुरस्कार मां, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कई रचनाएं इनकी, रेणुका, और कई रचना आकर इनकी रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवती आदि
आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो बच्चों, यहाँ हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानकारी लेते हैं। उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ है और उनका निधन 1974 में हुआ है। उन्हें उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ऐसा आपको पूछने से आप उर्वशी कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यह जवाब आप बोलना चाहिए। यानी अन्य रचनाएं आकर रामधारी सिंह दिनकर के अन्य रचनाएं आकर कुरुक्षेत्र, रश्मि रदी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम इस सारांश लिखते वक्त कवि परिचय और उनके रचनाएं और उनका जन्म और उनका निधन इसके बारे में लिखना चाहिए, यानी सारांश में। तो आइए आज हम विषय प्रवेश जान लेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए, पृष्ठ संख्या 20। विषय प्रवेश दिया गया है, ऊपर देखिए बच्चों एक बार। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत यानी हार्ड वर्क। मेहनत माने क्या है शब्दार्थ? मेहनत माने हार्ड वर्क। देखिए बच्चों एक बार, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सफलता क्या है? सक्सेस। सफलता क्या है? सक्सेस। मेहनत माने क्या है बच्चों? हार्ड वर्क। मेहनत माने हार्ड वर्क। सफलता सक्सेस। सफलता सक्सेस। सफलता सक्सेस। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी यानी की लॉक ताड़प छवि। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है। जब भी कोई व्यक्ति मेहनत कर पड़ता है तो उसे अच्छे अंक ही प्राप्त होंगे, वह अपने जीवन में सफल यापन करेगा। यानी जो भी मेहनत करता है, जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी, हर कोई भी मेहनत करता है, उसका मेहनत सफलता पूर्वक ही पूरा होगा। यानी కష్టపడేటువంటి మనిషికి విజయం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది। కష్టపడేటువంటి తత్వం ఉంటే తన సక్సెస్ ని తను సాధించుకుంటాడు, తన గోల్ ని తను సాధించుకుంటాడు, తన లక్ష్యాన్ని తను సాధించుకుంటాడు। వాళ్ళ వ్యక్తి కవి నహీ హారతా హై। కష్టపడేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి మనిషి ఎప్పుడూ కూడా ప్రపంచంలో, క్లాస్ లో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఇరుపరు కానీ ఎక్కడ కూడా హార్నా యానీ ఇస్కా శబ్దార్థ క్యా హై? ఓటమి। అంటే కష్టపడేటువంటి వ్యక్తికి ఓటమి అనేటువంటిదే ఉండదు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట। वह हमेशा सफल होता है क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक जगत यानी ఇమాజినేషన్ వరల్డ్ లో నుంచి కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి నిజమైనటువంటి వాస్తవమైనటువంటి ప్రపంచంలో బతుకుతాడు। తన యొక్క కలల్ని, కొంతమంది పగటి కలలు కంటా ఉంటారు, ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను, కేవలం మాటల వరకు మాత్రమే అవి సాధ్యమవుతాయి। కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మెహనత్ करके उसकी पूरी करते हैं, यानी కష్టపడి దాన్ని సాధించుకుంటారు। సో కష్టపడేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కాల్పనిక జగత్ అంటే ఊహాజనితమైనటువంటి ప్రపంచానికి దూరంగా వాస్తవిక ప్రపంచంలో బతుకుతూ ఉంటారు। అంటే మనం కలలు కనొచ్చు, కానీ కష్టపడినప్పుడే ఆ కలలు అనేటువంటివి ఏమవుతాయమా? సాకారం అవుతాయి, దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలుగుతాం మనము। సో అదే చెప్తున్నాడు అన్నమాట। क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। వాస్తవ రూపం అన్నమాట। ఊహాజనితమైనటువంటి ప్రపంచానికి వాస్తవమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు ఎవరు అంటే కష్టపడేటువంటి వ్యక్తితో ఉన్నటువంటి మనిషి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है। దీని అణువణు వెనుక, దీని ప్రతి విషయం వెనుక అతని యొక్క శ్రమే ఉంది। ఎవరి యొక్క శ్రమ? ఒక విద్యార్థి తన చదువులు, ఒక వ్యక్తి తన బిజినెస్ లో, ఒక లేడీ తన యొక్క ఫ్యామిలీ పర్పస్ గా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శ్రమ అనేటువంటిదే దాగి ఉంది। తన సక్సెస్ వెనుక శ్రమ అనేదే దాగి ఉంది అని చెప్తాడు। इसलिए वही कण कण का अधिकारी कहलाता है। అతనే ప్రతి దానికి, ప్రతి అణువుకి, ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న అణువుకి కూడా దాని యొక్క రైట్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? ఎవరైతే కష్టపడ్డాడో, ఎవరైతే కష్టపడి తన సక్సెస్ ని సాధించుకున్నాడో ఆ రైట్స్ మొత్తం ఎవరికి ఉంటాయి? ఆ సక్సెస్ సాధించినటువంటి మనిషికే ఉంటాయి అని చెప్పేసి
మనకి విధా విషయంలో చెప్పడం జరిగింది। अगले कक्षा में आपको इसमें जो पद्य दिया गया है उसके बारे में बताएंगे। बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए, उन्मुखीकरण और कवि परिचय और विषय प्रवेश, यानी आप एक बार पढ़ने से आपको जो भी आपको समस्या है यानी आप बता सकते हैं और उसका समाधान भी आप पा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।